आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। सबसे पहले सुर्खियां। ईरानी हमलों में 17 अमरीकी फौजी मारे गए, 400 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार की रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाया। कहा पेंटागन ने झूठ बोला, छुपाया सच। सऊदी अरब और हुथीज के बीच नई जंग लगभग तय। हुथीज ने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी का कर दिया ऐलान। हर आने जाने वाले जहाज को ठोकेंगे यमनी लड़ाके। हॉर्मोज की जंग के बीच इराक ने निकाल लिया नया रास्ता। ईरान के दोस्त इराक ने ईरानियों के दुश्मन मुल्क से मिला लिया हाथ। और ब्रिटेन को मिल गया नया प्राइम मिनिस्टर। एंडी बर्नहम ने गजा के लिए दिया बड़ा बयान। क्या इसराइल से हाथ खींचेगा ब्रिटेन? बताएंगे हम। 4 हेडलाइन और चारों बहुत हैवी और खबरें और हैवी। ईरान ने अमेरिका के 17 फौजी मार डाले, 400 से ज्यादा को जख्मी कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मिलिट्री इस सच्चाई को छुपाते रहे। यह दावा खुद अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जरा डिटेल में सुन लीजिए सर। 20 जुलाई की शाम द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया कि जॉर्डन में ईरान के हमलों से अमेरिका को जितना नुकसान हुआ, उसका बड़ा हिस्सा पेंटागन ने दुनिया से छुपा लिया। अखबार के मुताबिक जिस ईरानी हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए और 1 लापता हुआ, उससे पहले भी ईरान जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर 3 बड़े हमले कर चुका था और उसका नुकसान बताया नहीं गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन 3 हमलों में दर्जनों अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर्स भी नुकसान का शिकार हुए। लेकिन पेंटागन ने ना इन हमलों का जिक्र किया और ना ही इन नुकसानों की जानकारी पब्लिक की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई अमेरिकी अफसरों के हवाले से लिखा कि सेंटकॉम ने अपने बयानों में सिर्फ हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों का जिक्र किया, लेकिन जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हुए ईरानी हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री का कहना है कि उसके सामने जख्मी फौजियों की तफसील दुनिया को देने की कोई मजबूरी नहीं है, न थी, खास तौर पर अगर वो इलाज के बाद वापस ड्यूटी पर लौट आए हों तो। एक दूसरे अमेरिकी अफसर ने अखबार से कहा कि अगर पेंटागन हर नुकसान बता देगा तो ईरान को यह समझने में आसानी होगी कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन्स कहां सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसी वजह से सेंटकॉम ने यह बताना भी बंद कर दिया है कि वो हर रात ईरान में कितने ठिकानों पर हमले कर रहा है। दोस्तों, अब सुनिए सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से अब तक 17 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, 400 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ा नंबर है सर। और ये नंबर अब तक अमेरिकी आर्मी ने या ट्रंप ने दिया ही नहीं था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का, अमेरिका की अखबार का दावा है, जाएं ट्रंप भिड़ें उससे। रिपोर्ट में एक और खास बात कही गई है दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप की हुकूमत ने यह भी छुपाया कि इस जंग में अमेरिका के महंगे हथियार कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं और ईरान अपनी मिसाइल सलाहियत को काफी हद तक दोबारा खड़ा करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, अगर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब साफ है कि जंग के मैदान में अमेरिका को जितना नुकसान हुआ, उसकी पूरी तस्वीर अब तक दुनिया से छुपाई जाती रही है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। खबर को ऐसे ही पेश किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि नुकसान हुआ है, मारे गए। ऐसा नहीं होता है, खबर खबर की तरह दी जाती है। 3 खबरें और हैं, बड़ी हिलाती हुई हैं। दूसरी सुनिए। सऊदी अरब और यमन के हुथीज के बीच नई जंग अब लगभग तय मानी जा रही है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने, हुथीज ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बाद अरब सागर और लाल सागर यानी अरेबियन सी और रेड सी में एक नया मोर्चा खुलना बस कुछ वक्त की बात लग रहा है। 20 जुलाई की शाम करीब ठीक, बल्कि बिल्कुल ठीक 5:30 बजे यमन के हुथीज ने ऐलान किया कि उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ फौरी तौर पर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। 5:30 बजे याहिया सारी का यह बयान आया है सामने। हुथी के फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा कि यह फैसला नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी और आंख के बदले आंख की पॉलिसी के तहत दिया गया है। हुथीज का कहना है कि सऊदी अरब ने यमन के उनके कंट्रोल वाले इलाकों की नाकेबंदी की और उन पर हमले किए, इसलिए अब जवाब में उसी अंदाज में जो है वो हमला किया जाएगा, हम भी नाकेबंदी करेंगे। याहिया सारी ने साफ ऐलान किया
कि अब से सऊदी अरब आने जाने वाले किसी भी जहाज को टारगेट किया जाएगा, उस पर हमला बोला जाएगा। यानी सऊदी अरब जाने या आने जाने वाले कोई भी जहाज हो, किसी भी तरह का हो, बोट हो, कोई भी, कुछ भी अब बचेगा नहीं। हुतीज ने इसके साथ साथ आर्म मोबिलाइजेशन का भी ऐलान कर दिया है, लोगों से फौज में भर्ती होने को कहा है। उन्होंने अपने तमाम सपोर्टर से कहा है कि हथियार उठाने के लिए तैयार रहें, लड़ाकों की तादाद बढ़ाएं और हर मुमकिन सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयारी रखें। हुतीज ने सऊदी अरब को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा, अगर सऊदी अरब ने किसी भी तरह की बड़ी एस्केलेशन की तो जवाब उससे भी ज्यादा बड़ा और बेहद सख्त होगा। यानी कई साल बाद, लगभग 4 साल बाद एक बार फिर सऊदी अरब और हुतीज आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये समुद्री नाकेबंदी अमल में आ गई तो मिडिल ईस्ट की जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। आप समझ रहे हैं, सऊदी अरब जाने आने वाला कोई भी जहाज का मतलब क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से सऊदी अरब का उधर का व्यापार दमाम तरफ का ठप पड़ा है, अब इधर जद्दा तरफ का ठप पड़ जाएगा। सऊदी अरब को मजबूरी में इस जंग में उतरना पड़ेगा या प्रेशर मिले कि इस जंग को खत्म करवाना पड़ेगा। हुती से निपटने के लिए यही किया जा सकता है कि उनके एयरपोर्ट्स और बाकी जगह पर जो नाकेबंदी वो हटा दी जाए। उसको हटाने का मतलब है कि हुतीज को फिर आप एक अलग पावर, अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करें। बड़ा खिचड़ी वाला माहौल है। हर खबर को मुझे लगता है अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए था, 4 प्रोग्राम बनाने चाहिए थे, लेकिन 4 बड़ी खबरें एक साथ। तीसरी सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के मद्देनजर ईरान के दोस्त इराक ने अपना तेल बेचने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। अब ईरान का दोस्त इराक अपने नए दोस्त अहमद अल शरा के सीरिया के रास्ते दुनिया भर में अपना तेल भेज रहा है और हॉर्मुज को लगभग बाईपास कर रहा है। 20 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड के बाद अब इराक लाखों बैरल तेल ट्रकों के जरिए, टैंकर्स जो होते हैं तेल वाले, 4 पहिया 6 पहिया, उन टैंकर्स के जरिए सीरिया पहुंचा रहा है। 8 पहिए के भी होते हैं, जहां से मेडिटेरेनियन समंदर के रास्ते इराक का यह तेल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक ने तेल से भरे टैंकरों का पूरा काफिला तैयार कर लिया है, जो सीरियाई रेगिस्तान पार करके तेल को सीरिया के बंदरगाहों तक पहुंचा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। उधर टैंकर ट्रैकर्स नाम की मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी का दावा है कि अप्रैल से अब तक इराक सीरिया की बानियास रिफाइनरी के रास्ते 70 लाख बैरल क्रूड ऑयल कच्चा तेल और 50 लाख बैरल फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया अब मिडिल ईस्ट के सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट हब्स में से एक बनता जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के कई मुल्क, गल्फ के कई मुल्क हॉर्मुज की बजाय दूसरे रास्ते तलाशने पर मजबूर हो गए हैं। यानी हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के टकराव ने सिर्फ जंग का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल ट्रेड का रास्ता भी बदलना शुरू कर दिया है। सोचिए, कल तक वो सीरिया तबाह पड़ा था, आज सीरिया के पास माल आ रहा है, सबसे चुंगी ले रहा होगा, ट्रक्स आ रहे हैं तो फिर पैसा मिलना है, तेल जा रहा है। तेल एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है, लेकिन जा तो रहा है, कुछ तो आ रहा है। और इसीलिए इराक और सीरिया के बीच उस पुरानी बंद पड़ी पाइपलाइन को भी जिंदा करने पर बात हो रही है, ताकि ये रोड वाले ट्रांसपोर्ट से भी और सस्ता ट्रांसपोर्ट हो जाए तेल का। जंग में बहुत कुछ इजाद होता है, एक रास्ता इजाद हो गया था तो पड़ा हुआ बंद था, खुल गया वापस। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन को आज नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है और इस पीएम से गजा को कुछ उम्मीदें हैं। एंडी बर्नहम नाम है इनका, एंडी बर्नहम। उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। 20 जुलाई को उन्होंने ये ओहदा संभाल लिया, लेकिन इसी महीने 10 जुलाई जब उनका नाम अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लगभग तय हो चुका था, तब उन्होंने गजा को लेकर एक बड़ा पैगाम दिया था। इसराइल के लिए भी उसमें सख्त सिग्नल थे। तब उन्होंने माना था कि इसराइल की जंग के मामले में उनकी लेबर पार्टी से गलतियां हुई हैं और उन्होंने कहा था कि अब हमें इससे बेहतर करना होगा, गलतियों में सुधार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी हुकूमत बनी, मैं पीएम बना, तो इसराइल पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा और गजा में जारी इंसानी तबाही को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बर्नहम ने
غزہ کے لوگوں کی تکلیف کو پوری انسانیت کے ضمیر پر ایک داغ قرار دیا تھا، حالانکہ انہوں نے پھر بھی اسرائیل کی کارروائی کو کھل کر جینوسائیڈ کہنے سے گریز کیا تھا۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پرائم منسٹر بننے کے بعد اینڈی برنہم اسرائیل سے کچھ ہاتھ کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے، غزہ کے حالات کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، غزہ کی طرف شفقت کا، مروت کا، محبت کا، مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے، یا پھر وہی ہوگا، آگے آگے سے بڑی بڑی باتیں، انسانیت کی باتیں، اور پیچھے پیچھے سے جیسے کیئر سٹارمر کے دور میں وہ ہتھیار دیتے رہے۔ لاک ہیڈ مارٹن، کتنی بار اس پر فلسطین سپورٹرز نے حملے کیے، کیا وہی ہوگا؟ پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب پتہ نہیں کہتے ہیں تو پھر کیوں نیوز دکھاتے ہیں؟ آپ عادل خان آزاد کی نیوز دیکھ رہے ہیں، کسی نجومی کی نیوز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں بتا دوں فلاں تاریخ کو فلاں منٹ پر 4 بم وہاں گریں گے، نہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ کس کو پتہ ہے؟ ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتہ، آپ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ اللہ علم۔ ایک دو خبریں یہاں سے، بعض لوگوں نے، میں نے پچھلا ویڈیو ڈالا جو میں نے کہا تھا کہ آج ایران میں 2 بار زلزلہ آیا، اور ایران میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہی ہیڈ لائن آپ کو دکھائی تھی، پھر دکھا رہا ہوں۔ 2 earthquakes in less than 24 hours. Is Iran's Mojtaba Khamenei testing something he won't admit? میں نے اس ہیڈ لائن کی بیس پہ خبر دکھائی، میں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے، عادل خان نہیں کہہ رہا ہے، صاحب بولا تھا، پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں، فیک ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ 24 گھنٹے میں 2 زلزلے آئے ایران میں، کیا ایران کے مجتبی خامنئی کچھ ایسی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جسے وہ قبول نہیں کرتے؟ یعنی وہی بات ہے، نیوکلیئر بم کہیں ٹیسٹ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز ہندوستان کا، بھارت کا بہت مشہور و معروف اخبار ہے، 20 جولائی کو دوپہر 12:05 پر انہوں نے ہیڈ لائن لگائی۔ اب ان کے حوالے سے ہم نے تو تھمبنیل میں بھی لکھا کہ ایٹمی ٹیسٹ کی چرچا تیز، یہ کہا ہی نہیں کہ کر لیا ٹیسٹ۔ خبر کو سننا بہت ضروری ہے، سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان جو سن نہیں پاتا اچھا، وہ بڑا جو ہے وہ رسوا ہوتا ہے دنیا میں۔ ایران اینڈ یو ایس وائڈن اٹیکس ریزنگ فیئرس فار گلف شپنگ اینڈ واٹر سپلائیز، وہی ساری باتیں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اٹیک اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، گہراتے جا رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پوری گلف کی شپنگ پر بھاری خطرہ منڈرا رہا ہے، اور ایون واٹر سپلائیز پر، کیونکہ کویت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہوا، ایون ایران میں بھی ہوا، 10-20 گاؤں کے لوگ پیاسے تھے، ایران نے پھر کر لیا اس کا انتظام، پلانٹ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ تو ہے شپنگ، تو خطرہ تو منڈرا رہا ہے۔ یہ جنگ بڑی جنگ بن جائے گی، کئی طرف سے لڑی جائے گی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ معاملہ جلد سلجھا نہیں تو۔ عراق کے پرائم منسٹر بہت جلد تہران جانے والے ہیں، یعنی ایران کا سفر کرنے والے ہیں، علی الزیدی، اور ان کی یہ پہلی وزٹ ہوگی ایز اے پرائم منسٹر آئی تھنک، اور یہ کافی اہم مانی جا رہی ہے۔ اور ابھی جب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا جنازہ عراق پہنچا تھا، تب یہ بھی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ صاف صاف نظر آئے تھے۔ انہیں بڑا امریکہ کا قریبی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جگہ جن کے بننے کا نام آ رہا تھا ان کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے تھے، انہیں ایران کا قریبی مانا جاتا تھا۔ خیر، ان سے پہلے شیعہ سوڈانی تھے۔ ایران عراقی فیکشنز کرٹیسائز الزیدیز واشنگٹن وزٹ، ابھی یہ امریکہ گئے ہوئے تھے کل، اور یہ کیا ہیڈ لائن بن رہی ہے کہ الزیدی امریکہ گئے اس دور میں جب امریکہ ایران کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ویسے ایران اور عراق کو دوست مانا جاتا ہے، میں بتا دوں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایران میں بھی میجورٹی شیعاز کی ہے، عراق میں بھی ہے، دونوں جگہ جو حکومت ہے اس میں پاور بھی شیعاز کے پاس ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے اس طرف مشہد ہے اور قوم ہے ایران میں، اس طرف کربلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ان لوگوں کا جڑاؤ ہے، اس کو لے کر یہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور عراقی فیکشنز جو عراق میں ریزسٹنس موومنٹس ہیں، قطائب، حزب اللہ اور باقی سب، ان سب نے مذمت کی ہے ان کے اس امریکہ دورے کی، جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملے ہیں، کہ اس دور میں آپ کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بیچ بہتر ڈیلز ہو رہی ہیں۔ اور ویسے بھی دونوں لوگ جو آپ کو فوٹو میں دیکھ رہے ہیں، دونوں بزنس مین ہیں، ٹرمپ بھی اور
अली अफजैती भी। ईरान ऑब्जर्वर ने एक वीडियो दिया था, मुझे वो दिखाना बड़ा ज़रूरी था, इसमें ईरान का जज्बा दिखता। देखिए बड़ी न्यूट्रल तरीके की बात करता हूँ मैं, इधर भी उधर भी, जो जैसी है वैसी कह देते हैं। तो न्यूज़ किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे। अब ये अच्छी बात है, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो जास्क में था, जास्क आइलैंड में, अमेरिका ने बमबारी में तबाह किया था, जिससे 10,000 लोग मुतासर हो रहे थे प्यास से, पीने के पानी का था, उसे 48 घंटे में ईरान ने फिर से चलने वाली हालत में कर लिया। और ये दिखाता है कि ईरानियों का जज्बा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।